हेलो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयार हो जाइए पूरी तरह से लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे सबसे पहले साइंटिस्ट बेकर और नाथन ने प्रपोज किया था। बेकर एंड नाथन। देखिए, इन साइंटिस्ट ने क्या बताया कि अगर किसी भी अनसैचुरेटेड कार्बन से अल्फा पोजीशन वाले कार्बन पर हाइड्रोजन एटम मौजूद है तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। ठीक है, किस तरह से रिलीज करते हैं देखिएगा ध्यान से। कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई अनसैचुरेटेड कार्बन है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि अनसैचुरेटेड कार्बन किसको अपन कह रहे हैं। एक तो वो कार्बन जो पाई बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब वहां पर और भी एटम जुड़ने की अभी पॉसिबिलिटी है वहां पर। ठीक है, और एक वो कार्बन जिसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है, वो भी अनसैचुरेटेड कार्बन है। ठीक है, तो आप देखिए कि जैसे मान लीजिए कि ये अनसैचुरेटेड कार्बन है और इस कार्बन से अल्फा पोजीशन वाले कार्बन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इससे अल्फा पोजीशन वाले कार्बन पर जैसे कि मान लो ये यहाँ पर कार्बन है। ठीक है, और इस कार्बन पर मैं कह रहा हूँ आपको अगर हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर क्या है, हाइड्रोजन। तो फिर क्या करेंगे कि देखो ये जो सी एच सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये कॉन्जुगेशन में पार्ट लेंगे, एक तरह से रेजोनेंस में पार्ट लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा किस तरह से रेजोनेंस में पार्ट लेंगे, क्यों लेंगे पहले उसको समझिएगा। जैसे ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिड है और इसको अनसैचुरेट कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इस कार्बन से जो है वो डेफिनेटली ज्यादा होगी। ठीक है, तो क्या होगा कि इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये कार्बन थोड़ा बहुत अपनी तरफ डिस्प्लेस करेगा। जब इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उधर डिस्प्लेस होंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो थोड़ी बहुत कम होगी। इसके पास डेंसिटी कम होगी तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ेगी, और इसकी बढ़ेगी तो ये भी क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो फिलहाल इस पाई बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन है इस सिग्मा बॉन्ड का। तो ये क्या होगा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे और ये जो वो पाई बॉन्ड बनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इसकी जो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनी वो ये बनी कि जब ये इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट होंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। देखिए इस कार्बन पर कोई चार्ज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसका तो देखो इलेक्ट्रॉन इधर शेयर्ड है उधर भी शेयर्ड होगा, तो इसके पास ही है एक तरह से। इसका इलेक्ट्रॉन गया है एक तरह से वहां। ठीक है, तो इस पे क्या चार्ज आएगा, प्लस। और ये इलेक्ट्रॉन दोनों इसके ऊपर जो है वो ट्रांसफर हो गए हैं तो इस पे क्या चार्ज आएगा, माइनस। तो देखिएगा ध्यान से, इस एच पर जो है वो आ गया है प्लस और यहाँ पर डबल बॉन्ड, और इस जो कार्बन पर ये बॉन्ड जो है वो टूट गया और इस तरह से इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर की ये जो भी एल्कीन है इसकी वो हो गई हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये सबसे पहले किसने बताया, बेकर और नाथन ने। और इसके जो एप्लीकेशन क्या है, मतलब ये हमें काम किस तरह से करेगी उसकी अपन आगे भी बात करेंगे। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन आप समझ गए होंगे, इसके और भी कुछ नाम है। यहाँ पर अगर मान लीजिए इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इन दोनों के बीच में यहाँ बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो इसको अपन रेजोनेंस विदाउट बॉन्ड भी यहाँ पर कह रहे हैं। रेजोनेंस के यहाँ पर कुछ इसमें और भी नाम है। एक तो ये नाम कह रहे हैं कि भाई रेजोनेंस, रेजोनेंस विदाउट बॉन्ड, रेजोनेंस विदाउट बॉन्ड ये भी कह रहे हैं। अच्छा एक चीज और देखिए, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पहली बार रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें देखा था कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वही रेजोनेंस में पार्ट लेते हैं और वही जो है वो डीलोकलाइज होते हैं। ठीक है, इस बार देखो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी डीलोकलाइज हो रहे हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक साथ रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं, तो इसको अपन कह रहे हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। इसको अपन यहाँ पर कह रहे हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। तो ये भी इसका एक नाम हुआ। ठीक है, तो अब इसके केमिस्ट्री में एप्लीकेशन क्या है, बस वही हमारे लिए जानना जरूरी है। उससे पहले एप्लीकेशन पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि क्या ये भी रेजोनेंस की तरह से दो टाइप का होता है। तो हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन भी दो टाइप का होता है। ठीक है, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन और नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। तो पहले उनकी बात कर लेते हैं और फिर अपन चलेंगे एप्लीकेशंस पर। तो देखिएगा,
तो मैंने आपको बताया कि ये दो टाइप का है। एक तो हो गया प्लस एच यानी कि पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, और दूसरा हो गया माइनस एच यानी कि नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखिए फिर से मतलब प्लस एच का और माइनस एच का वही है जो पहले था। पहले क्या मतलब था इसका, यहाँ पर अगर बात करें अपन कि प्लस एम का मतलब था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे दूर ट्रांसफर होंगे, और माइनस एम का मतलब था कि इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ट्रांसफर होंगे। वही मतलब यहाँ पर है कि प्लस एच का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस सिस्टम से दूर ट्रांसफर होंगे, और माइनस एच का मतलब है सिस्टम की तरफ ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो दोनों के देखो एग्जांपल लेके अपन समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने अभी अभी लिया है यहाँ पर कि कार्बन, और यहाँ पर जो है वो तीन, मान लीजिए कि ये अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर ये एल्कीन हुई। ठीक है, तो अब देखिए कि इसके अंदर ये हो गया अनसैचुरेटेड कार्बन, और ये हो गया अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर ये हो गए तीनों हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर अगर तीन हाइड्रोजन है तो तीन ही इसकी क्या बनेगी, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगी, जो अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल देखिए आप, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ ट्रांसफर होने वाले हैं और ये यहाँ ट्रांसफर होने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसकी दूसरी स्ट्रक्चर मैं यहाँ नीचे बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये यहाँ पर H प्लस, अभी अभी अपन ने देखा डबल बॉन्ड C, और इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव। तो आपने क्या देखा कि ये जो एल्काइल ग्रुप है जो जुड़ा हुआ है अनसैचुरेटेड कार्बन से, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है, तो इससे दूर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, तो इसका हो गया पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, इससे दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, इसका इफेक्ट कौन सा हो गया, प्लस एच। और एक तरह से इस ग्रुप की भी अपन बात कर ले साथ में, तो इसकी तरफ गए तो इस ग्रुप का कौन सा हो गया, बताओ, माइनस एच। चलो माइनस एच का एक और एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, तो देखिए ध्यान से। इस एग्जाम्पल को देखिए, यहां पर आप देखिएगा कि अनसैचुरेटेड कार्बन से अल्फा वाले कार्बन पर हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन है। ठीक है, अब आपको ये तो मालूम ही होगा कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो होती है ज्यादा। ठीक है, तो इस बार इलेक्ट्रॉन इस इधर से उधर जाने के बजाय उधर से इधर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, देखो आप कि ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन पर शिफ्ट होंगे, और ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो इसकी जो दूसरी स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनकर आएगी, देखिएगा Cl, Cl, और इस Cl पे क्या आएगा बताओ, माइनस। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, प्लस चार्ज। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया है, तो इस पर क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो ये हो गई इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। तो इस बार आपने क्या देखा कि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो भी रेजोनेंस यहाँ पर हुआ है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ग्रुप की तरफ ट्रांसफर हुए हैं। तो ऐसे ग्रुप का जो इफेक्ट हो गया उसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, माइनस एच इफेक्ट। ठीक है, तो प्लस एच का मतलब हुआ कि कॉन्जुगेशन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर से, तो इसका प्लस एच हो गया। जो भी सिस्टम उधर है उसका क्या हो गया, माइनस एच। यहाँ पर आप देख रहे हो कि उस सिस्टम से इधर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, माइनस एच, और उसका क्या हो गया, प्लस एच। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा कि इस ग्रुप का जो है वो प्लस एच भी हो सकता है और माइनस एच भी हो सकता है। यहाँ तो इसका प्लस एच है और यहाँ पर क्या है, इसका माइनस एच। देखिए आपको मैंने मेसोमेरिक इफेक्ट में भी बताया था कि विनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, इनका प्लस एम भी हो सकता था और माइनस एम भी हो सकता था। तो उसी तरह से यहाँ पर है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई इसके दो टाइप की बात। ठीक है, अब हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे जहां वहां पर और एग्जाम्पल आ जाएंगे। ऐसे देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहला एप्लीकेशन देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। सबसे पहला है यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स।
तो हाइपर कंजुगेशन के बेस पर एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए किस तरह से करेंगे। जैसे मान लीजिए अपने पास यहाँ पर कोई एक एल्कीन है। चलो एक पहले एग्जांपल लेते हैं अपन। ये मान लीजिए प्रोपीन है। तो इसमें हाइपर कंजुगेशन किस किस तरह से होगा और कितनी स्ट्रक्चर बनेंगी, एक बार उनको बनाकर देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा मैं यहाँ पर प्रोपीन का मॉलिक्यूल बना रहा हूँ। ये मॉलिक्यूल हुआ प्रोपीन। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन जब होगा तो क्या होगा कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर ट्रांसफर होंगे और ये पाई बॉन्ड बनाएंगे, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एटम पर ट्रांसफर हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखिए इस स्ट्रक्चर को मैं आगे बनाता हूँ। इधर H और इस H पर क्या आ गया है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, उसके बाद में CH और ये CH2 माइनस। ठीक है, अगली बार देखो आप, एक बार हमने इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को उधर ट्रांसफर किया है, और अगली सेक्शन में इसको ट्रांसफर करेंगे उधर, अगली सेक्शन में इसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो बॉन्ड नहीं बनाएंगे इसका भी ध्यान रखेंगे। अगली बार यहाँ बॉन्ड नहीं बनाएंगे, उससे अगली बार यहाँ नहीं बनाएंगे, तो 2 सेक्शन और बन सकती है। किस तरह से ड्रॉ करेंगे देखिएगा आप। H प्लस और ऊपर और नीचे आप बॉन्ड बना देंगे, डबल बॉन्ड CH2 माइनस। ठीक है, और अगली बार क्या करेंगे आप, अगली बार यहां पर, तो यहां पर आ जाएगा H प्लस, फिर डबल बॉन्ड CH और CH2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन थे और 3 ही आपने देखा कि भाई हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि जिस एल्किन की जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर वहां पर बनती है वो एल्किन उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी। अब यहाँ पर देखो आप कि कितनी स्ट्रक्चर बनेगी, ये कैसे पता लगेगा कि भाई जितने अल्फा हाइड्रोजन है, देखो अब यहाँ पर 3 थे तो 3 स्ट्रक्चर हमारी बनी। ठीक है, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे उतनी ही यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बनेंगी। ठीक है, तो चलो आगे एग्जांपल देखते हैं अपन। तो देखिएगा ये मॉलिक्यूल है एथीन का, ये मॉलिक्यूल है प्रोपीन, उसके बाद में मैं ले रहा हूं यहां पर ब्यूटुइन, और उसके बाद में 2 मिथाइल ब्यूटुइन, ये मैंने लिया यहाँ पर 2 मिथाइल ब्यूटुइन, और एक लिया मैंने यहाँ पर 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटुइन, ये मैंने लिया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटुइन। ठीक है, तो इन सभी के अंदर आप देखिए इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन की नंबर है वो कितनी है 0। इसका मतलब इसमें एथीन में हाइपर कॉन्जुगेशन होता ही नहीं है, इसका मतलब ये सबसे कम स्टेबल हो गई। फिर इस वाले के अंदर देखिए आप कि 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें कितने हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसका मतलब इसकी 3 हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सेस बनेगी। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, 3 इधर है और 3 इधर है, कितने हो गए 6, तो इसकी इसमें हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसका मतलब इसकी 6 स्ट्रक्चर्स वहां पर बनेंगे। और इस वाले में काउंट करेंगे तो देखो ये दोनों ही अनसैचुरेटेड कार्बन है, तो 3 उसके ऊपर है, और इधर 3 और इधर 3, तो टोटल हो गए ये 9 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर बात करेंगे 3 3 3 और 3, तो यहाँ पर हो गए 12 अल्फा हाइड्रोजन। तो आप देख पा रहे हैं कि 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटुइन में देखेंगे आप तो 12 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनेगी, तो वो एल्कीन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप बात कीजिए तो ये एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, और ये सबसे कम स्टेबल है जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन मौजूद ही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो दूसरा ये तो एक था कि भाई स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन की स्टेबिलिटी को अपन चेक कर सकते हैं कि जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है उसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और वो एल्कीन जो है वो दूसरी एल्कीन से ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, अब दूसरा एप्लीकेशन अपन देखते हैं। देखिएगा दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। दूसरा एप्लीकेशन हुआ हमारा स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बोकेटाइंस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर मैं बनाता हूँ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन मैं पहले बता दूं आपको कि कार्बोकेटाइन एक तरह की इंटरमीडिएट स्पीशीज है जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बनती है। ठीक है, जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब वहां पर बात करेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शन में ये बनता है। ठीक है, और किस तरह की रिएक्शंस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कि कार्बोकेटाइन में जनरली तीन कार्बन जो है वो तीन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसको अपन बोलते हैं सिंपल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ पहले, कि मैं पहले ले लेता हूँ यहाँ पर इथाइल कार्बोकेटाइन। ये मैंने लिया यहाँ पर इथाइल कार्बोकेटाइन, सॉरी थोड़ा सा मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लिखने वाला था। इथाइल कार्बोकेटाइन, तो ये तीन मेरे हो गए अल्फा हाइड्रोजन और इस कार्बन पे जो है वो आ गया प्लस। ठीक है, तो ये हुआ इथाइल कार्बोकेटाइन। तो ये हुआ अपना अनसैचुरेटेड कार्बन, और अनसैचुरेटेड क्यों है आपको मालूम ही है, इस कार्बन का जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये अनसैचुरेटेड है। तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इधर से खींचेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या होगा फिर कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और आप देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन 2H और इस पेज पर आ गया है प्लस, और इधर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड और CH। ठीक है, अगली बार जो है वो ये प्लस यहाँ आ जाएगा, अगली बार ये प्लस से यहाँ आ जाएगा। तो दो स्ट्रक्चर आप और आगे बना सकते हैं। H इधर आ गया है प्लस, और इस तरह से अपन बनाएंगे, और अगली स्ट्रक्चर में जो प्लस ऊपर शो करेंगे अपन H, और यहां पर अपन प्लस शो कर देंगे इस बार डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इन स्ट्रक्चर्स में देखिए आप कि इसमें तीन, इसमें भी देखो तीन अल्फा एटम थे, तो तीन ही वहां पर जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनी है। तो इससे देखो स्टेबिलिटी कैसे आती है, तो यहाँ पर बिल्कुल ही सिंपल है कि भाई जो चार्ज एक जगह था वो चार्ज हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जगह जगह बट गया है। ठीक है, वो चार्ज यहाँ से यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है। तो चार्ज का जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होता है, चाहे वो रेजोनेंस की वजह से हो चाहे वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से हो, तो जितना ज्यादा वो चार्ज जगह जगह बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी जो है वो उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करें तो तीन स्ट्रक्चर्स की बनी। अब अपन एक जनरल ट्रेंड देखते हैं, जनरल ऑर्डर देखते हैं, इसके बेस पे अपन कैसे अलग अलग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ये मैंने लिया मिथाइल कार्बोकेटाइन, जिसमें आपको मालूम है कि इसमें किसी भी तरह का जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। मिथाइल कार्बोकेटाइन में कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन ही नहीं है यहाँ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये लिया अपन ने इथाइल कार्बोकेटाइन, देखिएगा ये लिया अपन ने इथाइल कार्बोकेटाइन। तो इथाइल कार्बोकेटाइन देखिए आप तीन अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ लिख देता हूं मैं 3 अल्फा हाइड्रोजन। उसके बाद में ले रहा हूं मैं आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, इसके बाद मैंने लिया यहाँ पर आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। तो इसमें आप देखिएगा कि तीन और तीन कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और इसके बाद मैंने लिया यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि भाई 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर है 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर है 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कितने हैं 0। ठीक है, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर तो 9 स्ट्रक्चर्स बनेंगी, यहाँ पर 6 बनेंगी, यहाँ पर 3 बनेंगी, और यहाँ पर कोई भी नहीं बनेगी। इसका मतलब ये सबसे स्टेबल हो गया, ये और कम स्टेबल है, ये सबसे कम स्टेबल है। तो इस तरह से अपन हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे। तीसरे एप्लीकेशन की बात करते हैं। तीसरा एप्लीकेशन अपना स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, इसको मैं इरेज कर देता हूं। तीसरा एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, देखिएगा तो फ्री रेडिकल क्या होता है कि भाई कार्बन जो है
वो जनरली 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन वहां पर रहता है, तो उसको अपन यहाँ पर कहते हैं फ्री रेडिकल। तो देखिएगा ध्यान से कि इधर लिख देता हूँ, चलो मैं, ये कार्बन है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में शेयर हो गए और एक जो है वो फ्री बच गया है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर फ्री रेडिकल, ठीक है। तो फ्री रेडिकल इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब ये भी हो गया अनसैचुरेटेड कार्बन। तो देखो एक पहले उसी तरह से अपन एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए मेरे पास ये है इथाइल फ्री रेडिकल, तो आप यहाँ देखेंगे तो इस कार्बन का जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन। तो ये क्या करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन जो खींचेगा। तो देखो आप इसमें आप ध्यान रखेंगे कि उधर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर होमोलाइसिस होने वाला है, ठीक है, यानी कि बॉन्ड एकदम से बीच में से टूटने वाला है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री होगा और एक इसके पास फ्री होगा, तो इसका फ्री इलेक्ट्रॉन उसके फ्री इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेगा लेटरली और क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा। तो देखो अगली स्ट्रक्चर जो क्या बनकर आ रही है, एच एच, और इस एच के पास जो है वो हुआ अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अगली बार क्या करेंगे, अगली बार जो हो इस एच के साथ हम इसको दिखाएंगे, अगली बार फ्री इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखाएंगे। तो देखिएगा आप ध्यान से, अगली बार जो है वो अपन फ्री इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखाएंगे और ये दोनों एच यहाँ जाएंगे, डबल बॉन्ड CH2, और अगली बार जो है वो इसी स्ट्रक्चर को अपन इस तरह से बना लेंगे इधर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन को जो है वो ऊपर वाले हाइड्रोजन के पास अपन दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हो गया हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की कमी एक कार्बन पर थी, अब वो बढ़ गई है यहाँ, यहाँ और यहाँ, 3 जगह और बढ़ गई है। तो इससे भी क्या होगी बताओ, स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। अब ध्यान देना कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे वही बात है सेम, और उतनी ज्यादा जो है वो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होगी। तो देखो एक स्टेबिलिटी ऑर्डर इसके लिए भी अपन यहाँ लिख लेते हैं। देखिएगा ये अपने पास हुआ मिथाइल फ्री रेडिकल, इसके बाद ले रहे हैं अपन इथाइल फ्री रेडिकल, इसके बाद ले वही आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, और एक ले रहे हैं यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि यहाँ पर अल्फा एच इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। यहाँ पर अपन बात करें तो अल्फा एच इज इक्वल टू कितना हो गए, 3। यहाँ पर अल्फा एच कितने हो जाएंगे, 6, और यहाँ पर जो है वो अल्फा एच हो जाएंगे आपके 9, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आप देख रहे हो कि अल्फा एच यहाँ पर है, तो इसका मतलब इस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो आप अगर ऑर्डर देखेंगे तो इस तरह का ऑर्डर आ जाएगा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का, ठीक है। ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बहुत काम आएंगी चीजें, ठीक है। हालांकि अपन इंटरमीडिएट स्पीशीज की जो स्टेबिलिटी है उसका टॉपिक अलग से भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे भी आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में जो ये अपना था थर्ड एप्लीकेशन, अपन एक फोर्थ एप्लीकेशन पे और आते हैं। देखिएगा हाइपर कॉन्जुगेशन का फोर्थ एप्लीकेशन देखिए, यहाँ पर अपन ले रहे हैं कि ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। तो आप देखिए जैसे मान लीजिए कि बेंजीन रिंग पर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर एक एल्काइल ग्रुप है जिसपे कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन जो हो मौजूद होना चाहिए, ठीक है। और ये मान लीजिए आप ये सिंपल आप टोलुइन ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये हुई टोलुइन, ठीक है। अब आप देखिए इसमें कि ये हो गया हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन, और आप देख रहे हो कि इससे अल्फा पोजीशन वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर फिर से वही कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो किसी भी बॉन्ड की आप ट्रांसफर करके दिखा दीजिए, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाले जो है वो यहाँ शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो अगली जो स्ट्रक्चर बन के आएगी वो ये आएगी कि भाई
यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगी डबल बॉन्ड, और इस कार्बन के इस H के ऊपर क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ दो H यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन देखो अब यहाँ पर आप देखोगे तो एक नया कॉन्जुगेशन आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बॉन्ड है, इसका कॉन्जुगेशन इस नेगेटिव चार्ज के साथ में है, जो यहाँ पर मतलब जो लोन पेयर है उसके साथ कॉन्जुगेशन है। तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट होंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो पहला पोजीशन पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बॉन्ड। तो आप देखिएगा ये पहला पोजीशन पर क्या आ गया है नेगेटिव चार्ज, और ये यहाँ पर दो बॉन्ड बन गए हैं डबल बॉन्ड, और ये H एक H यहाँ है और इसके पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। अगली बार देखेंगे तो एक नया कॉन्जुगेशन आपको दिखाई दे रहा है इस पाई बॉन्ड का नेगेटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन। तो फिर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट होंगे, तो ये वाले आगे शिफ्ट हो जाएंगे, और एक नई स्ट्रक्चर जो आएगी वो ये वाली होगी अपनी। ऑर्थो पे फिर से क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड, इसके ऊपर प्लस है ही, और ये दोनों हट गए। ठीक है, अगली बार एक ही स्ट्रक्चर और बना सकते हैं आप, उसमें क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है फिर से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाले यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर फिर से जो है आप ये पूरा मॉलिक्यूल जो है टोलुइन का बना देंगे। ठीक है, अब आप देखिए इसमें कि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से बेंजीन रिंग की ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव आया, उसके बाद में पैरा पोजीशन पर नेगेटिव आया, उसके बाद में फिर से ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव आया। इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, किसकी वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। ठीक है, तो अब अगर मान लो कि इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना हो, इलेक्ट्रोफाइल इसका मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इलेक्ट्रोफाइल है, और बेंजीन के जितने भी कंपाउंड है उन सभी की जो टिपिकल रिएक्शंस होती है उसमें इलेक्ट्रोफाइल जो हो बेंजीन रिंग पे अटैक करता है। ये अपन रिएक्शन मैकेनिज्म में वहां पर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा, तो कहां पर अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पर करेगा या फिर कहां करेगा पैरा पर। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रोनेसिटी क्या है बढ़ी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ग्रुप है वो हो गया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट कर रहा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करने के लिए। ठीक है, इसलिए इसकी नेचर कौन सी होगी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर। इसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगला एप्लीकेशन था अपना ऑर्थो पैरा डायरेक्ट नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए इसकी जगह पर Cl होता तो आप देखिए क्या होगा। अगर मान लीजिए यहां पर H की जगह पर Cl होता, H की जगह पर Cl होता, यहां पर देखिएगा, अगर मान लीजिए कि बेंजीन रिंग पर यहां पर Cl होता, Cl और Cl, तो आपको बताया कि इस बार जब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन तो वो Cl की तरफ ट्रांसफर होंगे क्योंकि नेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये उधर जाएंगे तो ये वाले फिर कहाँ जाएंगे यहाँ पर। तो इस बार आप क्या देखेंगे कि ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑर्थो पर क्या आएगा इस बार पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, Cl पे आ जाएगा नेगेटिव, और ये दो Cl यहाँ पर जुड़े रहेंगे। ठीक है, और फिर से देखो भाई आप रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ चार्ज है उसके बाद कहाँ आएगा पैरा पर आएगा, उसके बाद कहाँ आएगा फिर ऑर्थो पर आएगा। यानी कि इस बार क्या हुआ कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रिसिटी कम हो गई और मेटा पर कम नहीं हुई। तो ऑर्थो पैरा पर जब कम हो गई है तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर आएगा ही नहीं, इस बार कहाँ आएगा बताओ मेटा पर। तो ऐसा ग्रुप जब आ जाएगा तो उसकी नेचर कौन सी हो जाएगी बताओ मेटा डायरेक्टिंग, और इसका इफेक्ट कौन सा है -H। इसका मतलब +H वाला ग्रुप तो क्या होगा बताओ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, और जो -H वाला ग्रुप जो है वो क्या होगा। ठीक है, चलिए अपन आगे बात करते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए कि अपने 3 इफेक्ट जो पढ़े अभी तक, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा, मैंने भी जो शायद लेक्चर तो अभी तक बनाया नहीं उसका। तो पहले अपने पढ़ा रेजोनेंस, एक है इंडक्टिव इफेक्ट, और एक ये हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो है वो होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। सबसे इफेक्टिव कौन होता है मेसोमेरिक। इसका मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो मोर इफेक्टिवली होता है। उसके बाद में अपन बात करें तो अगला नंबर आता है हाइपर कॉन्जुगेशन का, और सबसे वीक इफेक्ट है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप इस चीज को भी आप खास करके ध्यान रखेंगे कि जो अलग अलग टाइप के जो इफेक्ट है
उनकी इंटेंसिटी किस तरह से होती है। सबसे जो ज्यादा इफेक्टिव मतलब मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज पर सबसे इफेक्ट किसका पड़ेगा, मीजोमेरिक का। इसका मतलब जहां पर मीजोमेरिक इफेक्ट होगा वहां पर हम बाकी दोनों इफेक्ट की बात ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला है हाइपर कॉन्जुगेशन, और इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा वीक है। ये दोनों जब मौजूद नहीं होंगे तभी अपन वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे किसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज इतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा अपन ने, और इसके अलग अलग टाइप की जो है वो एप्लीकेशन पढ़ी। थैंक यू।